हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके चैनल डीपी मैथमेटिक्स क्लास में। हम बात कर रहे थे क्लास 10 की फिजिक्स के चैप्टर लाइट की बारे में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो उसी के सीक्वेंस में आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आपने हमारी दोनों वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से हमारी पिछली वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तल दर्पण के किरण आरेख बनाने के कुछ नियमों के बारे में। तो पहला नियम हम देखते हैं, उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से अपसरित प्रतीत होगी। अपसरित होती प्रतीत होगी मतलब फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। जैसा कि हम इस फिगर में देख सकते हैं, इस फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। यह दर्पण का उत्तल दर्पण का मुख्य अक्ष है। यह मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण आ रही है प्रकाश की और ये इस बिंदु से परावर्तित होकर ये लौट जाती है। अगर हम इसको इसी दिशा में पीछे की तरफ एक्सटेंड करें तो यह उत्तल दर्पण के फोकस बिंदु से आकर मिलती है। तो ये था पहला नियम। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे नियम के बारे में। दूसरे नियम के अनुसार उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। यह पहले नियम के बिल्कुल वाइस वर्सा है। मीन्स पहले पहले केस में मुख्य अक्ष के समांतर आकर फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही थी और यहाँ पर फोकस की ओर आने वाली समांतर परावर्तित हो जाती है। इसे हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, यह तिर्यक दिशा में फोकस की ओर आ रही है। यह अगर यहाँ से और ये किरण यहाँ से आपतित किरण यहाँ पर टकराती है और यह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। तो अगर यह हम इसको आगे दिशा में अगर एक्सटेंड करते हुए देखें तो यह अगर सीधे आती तो यह हमारे फोकस पॉइंट से टकरा जाती। तो यहाँ से हम कह सकते हैं उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर आने वाली किरण परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे नियम के बारे में। तीसरे नियम के अनुसार उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में परावर्तित हो जाती है। जैसा कि हम अब इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। यह मान लीजिए एक प्रकाश की किरण आई और यह इसकी दिशा इसके वक्रता केंद्र की ओर है। जब यह किरण परावर्तक पृष्ठ से टकराती है तो उसी दिशा में परावर्तित हो जाती है जिस दिशा से वह आई थी। अब इसका अगला नियम देखते हैं। अब हम बात करते हैं चौथे नियम के बारे में। उत्तल दर्पण के बिंदु P की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होगी। आपतित तथा परावर्तित किरणें आपतन बिंदु पर मुख्य अक्ष से समान कोण बनाती हैं। तो इसे भी हम फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि यह तिर्यक दिशा में एक प्रकाश की किरण आ रही है, यह मुख्य अक्ष जो कि इसके दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब है, यह किरण परावर्तन के पश्चात उसी तिर्यक दिशा में लौट जाती है। मीन्स समान एंगल बनाती हुई, जैसे ये आई एंगल है और यह आर एंगल है, तो इन दोनों की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो सेम होगी। तो यहाँ पर हम आसान शब्दों में कह सकते हैं, यह परावर्तन के पहले नियम का पालन करते हुए परावर्तित हो जाती है, जिसमें कि आई इक्वल टू आर होता है। तो आगे चलते हैं। तो अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आपेक्षिक आकार के बारे में। तो यहाँ पर हम एक टेबल बना लेते हैं जिसमें हम पहले वस्तु की स्थिति को अनंत पर मान लेते हैं। बिंब की स्थिति, बिंब अर्थात वस्तु की स्थिति, तो हमने पहले माना वस्तु अनंत पर रखी है। तो अब हम इसका किरण आरेख देखते हैं। ये ए बी वस्तु अनंत पर रखी हुई है और यहाँ से हम देखते हैं अनंत से जो किरणें आती हैं वह हमेशा समांतर होती है। तो ये समांतर किरणें, जैसा कि हम जानते हैं कि समांतर किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। जैसा कि यह प्रकाश की किरण इधर से आई और यह परावर्तित होकर इस दिशा में लौट गई।
तो जब हम इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये हमें फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी। तो अब हम इसकी प्रकृति के बारे में, प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में देखते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर किरणें वास्तव में प्रतिच्छेद नहीं कर रही, हमें यहाँ पर किरणें वास्तव में प्रतिच्छेद नहीं कर रही, प्रतिच्छेद होती हुई महसूस हो रही हैं, जो कि एक दूसरे को फोकस पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो जब वास्तव में प्रतिच्छेद नहीं कर रही तो यहाँ पे हम देखते हैं जो वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर हमें प्रतिच्छेद होती हुई महसूस हो रही है। तो जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो फोकस बिंदु पर होगी। दर्पण के पीछे प्रतिबिंब का आकार, जैसा कि हम देख सकते हैं, यह एक बिंदु पर प्रतिच्छेद होती हुई महसूस हो रही है। तो प्रतिबिंब का आकार होगा बहुत ही छोटा होगा, बिंदु के आकार का प्रतिबिंब हमको प्राप्त होगा। यदि प्रतिबिंब की प्रकृति की बात की जाए तो यह प्रतिबिंब आभासी होगा, क्योंकि किरणें वास्तव में एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। यह प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनेगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं वस्तु की दूसरी स्थिति के बारे में। जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच में हो, तो हम इसका किरणारेख से समझते हैं इसको। मान लीजिए यह दर्पण अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच में वस्तु ए भी रखी हुई है। तो यह पहली किरण केंद्र की ओर जाती है और परावर्तित होकर उसी दिशा में वापस लौट जाती है। दूसरी किरण हम देखते हैं मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और परावर्तित होकर मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। ये मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। जब ये केंद्रवादी परावर्तित किरण और फोकसवादी परावर्तित किरण एक दूसरे को ए डैश बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई महसूस होती हैं। किरणें वास्तव में प्रतिच्छेद नहीं करती, यह हमें प्रतिच्छेद होती हुई महसूस होती हैं। तो प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में बात की जाए तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना है और फोकस और ध्रुव के बीच में बना है। और प्रतिबिंब के यदि आकार के बारे में बात की जाए तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा होता है और दर्पण के इसकी वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति की बात की जाए तो प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा बनता है। तो हमने देखा जब वस्तु की स्थिति अनंत पर थी, मतलब वस्तु जब अनंत पर रखी थी तो उसका प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर दर्पण के पीछे की ओर बना था। उसके प्रतिबिंब का आकार बिंदु के आकार का था और उसकी प्रकृति आभासी तथा सीधी प्रकृति का प्रतिबिंब था। जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच में रखी गई तो प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के मध्य प्राप्त हुई। प्रतिबिंब का आकार वह वस्तु के आकार से छोटा था और प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी तथा सीधी थी। तो अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण के उपयोग के बारे में। उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों में किया जाता है। वाहनों में जो रियर व्यू मिरर होते हैं उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह वस्तु का सदैव सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं। तो इससे ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में आसानी होती है। और उत्तल दर्पण का प्रयोग दुकानों में सिक्योरिटी सिस्टम में भी प्रयोग किया जाता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।